नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। आज हमारे साथ अभिमन्यु कोहाट जी जुड़ गए हैं, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के एक एक्टिव सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी। बहुत बहुत अब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों ने एक बार फिर से जो देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक बार उसको फिर से तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। अब बॉर्डर्स पर जो किसान बैठे हैं, अब उनका कहना है कि अब हम संसद जाएंगे। अब पार्लियामेंट सेशन जो शुरू होने वाला है 19 जुलाई से, 22 जुलाई से संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया है कि अब हम संसद में अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको भेजेंगे। संगठनों से 5-5 लोग वहां पर धरना देंगे। किस तरह की तैयारी है और किस तरह से आंदोलन और ज़्यादा तेज करने की स्ट्रैटेजी को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए अनिका जी, अभी आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से, एकजुट तरीके से आंदोलन को आगे जीत की तरफ बढ़ा रहे हैं। जो भी कार्यक्रम है वो ये है कि 22 जनवरी के बाद से सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं की गई है और जो ये 3 काले कानून हमारे खिलाफ बनाए गए थे, ये संसद के अंदर ही बने थे। तो जब सरकार बातचीत को लेके गंभीर या संजीदा नहीं है, तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि हर संगठन से 5 प्रतिनिधि और न्यूनतम 200 रहेंगे, ये रोजाना जाएंगे और वहां पे संसद में जहाँ पे हमारे खिलाफ कानून बनाए गए, वहां पे जाके सवाल पूछा जाएगा सांसदों से कि भाई आप किन कारणों की वजह से आप देश के 80 करोड़ किसानों का नुकसान करना चाहते हैं। जो किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जो अपना पेट चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, आज उसे क्यों परेशान किया जा रहा है। संसद जिसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, वहां पे किसानों की आत्मा की एक तरीके से हत्या कर दी जाती है ऐसे किसान विरोधी कानून बना के। तो इन सब सवालों के साथ किसान प्रतिनिधि हर संगठन से वहां पे जाएंगे और रोजाना हर संगठन से 5 व्यक्ति रहेंगे, न्यूनतम 200 व्यक्ति रहेंगे और रोजाना 200 व्यक्तियों का जत्था वहां पे जाएगा। उससे पहले 17 तारीख को जो विपक्ष के जितने भी एमपीज हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको एक चेतावनी पत्र भेजा जाएगा। क्योंकि आज तक हमने ये देखा कि जब बड़ी गंभीर मुद्दे पे बातचीत चल रही होती है तो विपक्ष वॉकआउट कर जाती है। यानी सरल भाषा में समझाएं आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को कि वॉकआउट का मतलब होता है कि वो एक तरीके से सत्ता में बैठी हुई पार्टी को खुला मैदान दे देते हैं, लूट करने के लिए, गलत काम करने के लिए, गलत कानून बनाने के लिए। जो विपक्ष के भी जो सांसद गए हैं संसद के अंदर, उनको जनता ने ही चुना है, तो उनका ये जिम्मेदारी है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो वहां पे जाके जनता की आवाज उठाएं। इसलिए 17 तारीख को जो हम चेतावनी पत्र जो देंगे, उसमें ये साफ कहेंगे कि बहुत हो गया। विपक्षी नेता कहते हैं वो आंदोलन के साथ है, लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन ने बीजेपी आरएसएस का असली चेहरा व चरित्र पूरे देश के सामने लाके रख दिया है कि किस तरीके से बीजेपी आरएसएस वाले किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, भाईचारे विरोधी हैं और देश विरोधी हैं। अब इस सत्र में विपक्ष की भी असलियत सामने आ जाएगी। जो वो कहते हैं कि वो आंदोलन के साथ में है, क्या वो सच में आंदोलन के साथ में है या फिर सिर्फ वो कहते हैं ना, मौखिक मौखिक कहते हैं, वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ये अब की बार सबके सामने आ जाएगा। अभिमन्यु जी, एक बात बताएं कि सरकार बार बार एक पैरेलल नैरेटिव ये गढ़ रही है कि देश के जो किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं नकली किसान हैं। कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जो इन कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर सहमत हैं। और हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा कि हम इन कृषि कानून में संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये माने कि ये कृषि कानून इनको पारित होने दे, उसके बाद हम संशोधन पर बात कर लेंगे। तो किसानों में ही आपस में इस तरह के अलग अलग धड़ क्यों हैं, अलग अलग व्यूज क्यों हैं? देखिए अनिका जी, यदि हम इतिहास उठा के देखें अपने हजारों सालों का, किसी भी युग की बात कर लें, तो हर युग में ऐसे आधा 1% लोग होते हैं जो अपने समाज के साथ धोखाधड़ी करते हैं, अपने समाज के साथ गद्दारी करते हैं। आज हकीकत ये है कि अधिकतर किसान, 99.999999% किसान इस आंदोलन के साथ में है। कोई एक 0.00001% जो सरकारी और दरबारी लोग हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि संशोधन से काम चल जाएगा। हमारा ये साफ कहना है कि संशोधन से बात नहीं बनेगी।
इन कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि सरकार ने पहले एक जुमला फेंका कि उन्होंने ये कानून बनाने से पहले 93 लाख किसानों से चर्चा की। हमने वो लिस्ट मांगी, सरकार आज तक लिस्ट नहीं दे पाई। दरबारी और सरकारी संगठनों को खड़ा किया गया हमारे आंदोलन के खिलाफ में, लेकिन उन लोगों का कोई जनाधार नहीं है, ना अपने राज्यों में, ना अपने जिलों में। पूरे देश में ऐसे फर्जी लोगों का कोई जनाधार नहीं है। अब हमारा ये कहना है कि लगभग इस कानून को आए हुए 1 साल हुए हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि वो बहुत सारे संशोधन करने को तैयार है। जब सरकार ये कह रही है कि संशोधन करने को तैयार है, इसका एक मतलब तो क्लियर हो गया कि कानून में गड़बड़ी है, कानून में बहुत सारी चीजें गलत है, जब भी वो संशोधन की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भाई, आप जब कह रहे हैं, जब आपने एक्सेप्ट किया कि कानून गलत है, तो इन कानूनों को एक बार रिपील कर दीजिए, और यदि आपको कानून दोबारा बनाने हैं तो एक बार इनको रद्द कर दीजिए। उसके बाद सभी किसान संगठनों से चर्चा कीजिए, सभी एक्सपर्ट से चर्चा कीजिए। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जाके जरूरी सुधार करने के बाद, जरूरी चर्चा करने के बाद इनको बना लीजिएगा। लेकिन सरकार हठधर्मिता कर रही है, सरकार जिद कर रही है। और देखिए, जो ये फर्जी जो किसान लोग हैं, जो फर्जी किसान नेता तथाकथित सरकारी और दरबारी, उनका भी असली चेहरा और चरित्र बीजेपी आरएसएस की तरफ पूरे देश के सामने आ चुका है। कोई भी व्यक्ति उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता। ये सिर्फ कुछ जो एक मीडिया का धड़ा है, एक पर्टिकुलर धड़ा जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, वो गोदी मीडिया उन लोगों को प्रचारित करता है। ग्राउंड पे उनका कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ईंधन कीमतों में वृद्धि को लेकर भी आप लोग 8 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन करने की बात रखी है। किस तरह की रूपरेखा है, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, 2014 में अनिका जी, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $107 प्रति बैरल थी और डीजल लगभग 50 रुपए के आसपास था उस समय दिल्ली में। जी। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत लगभग $70 प्रति बैरल है, यानी 2014 से काफी कम है, लगभग 30 से 35% कम है। लेकिन हमारे देश में डीजल की कीमत है वो 90 रुपए के आसपास पहुंच गई है। कहीं कहीं तो 100 रुपए प्रति लीटर की दर से भी मिल रहा है जी, पेट्रोल और डीजल। हाँ, पेट्रोल तो 100 पर पहुंच ही चुका है। मैं डीजल की बात करूं तो डीजल भी 90 के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि खेती किसानी का ज्यादा संबंध डीजल से है। अब आप इसमें देखें कि जो ये कीमतें हैं, इसमें लगभग 65% तो गवर्नमेंट का टैक्स है। बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि भाई, जो मोदी सरकार पहले नारा देती थी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो उस मोदी सरकार ने 7 सालों में क्या किया? जब पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ती हैं तो सरकार कहती है भैया हमने तो डीरेगुलेट कर रखा है, अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुसार बढ़ेंगी। अरे भाई, जब अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आ रही है, जब मोदी सरकार के समय एक समय कच्चे तेल की कीमत $30 प्रति बैरल आ गई थी, तो उस समय आपको भी तो फिर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 1/4 कर देनी चाहिए थी ना। लेकिन उस समय आपने उनको बढ़ाए रखा, अपना खजाना भर लिया, सारी चीजें आपने गलत की, और अब आप कह रहे हैं कि भई ये डीरेगुलेट हो गया तो ये बढ़ती चली जाएगी। तो हमने क्या प्रोग्राम दिया है, 8 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक सभी लोग जो चयनित जो बिंदु और जो पॉइंट्स हैं, जहाँ पे धरना लगा हुआ है, जहाँ पे टोल पे अपने धरना लगा हुआ है, उन चयनित पॉइंट्स के ऊपर एक साइड में अपने ट्रैक्टरों को, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, बाइकों को, स्कूटी, जो भी चीजें पेट्रोल डीजल से चलती हैं, उनको लाके खड़ी कर देंगे। कई किलोमीटर लंबी लाइन होंगी। हमें रोड जाम बिल्कुल भी नहीं करना है, रोड बिल्कुल भी नहीं रोकना है, क्योंकि आम जनता को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से 8 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपने बोला कि आम जनता को परेशान करना मकसद नहीं है, लेकिन सरकार को वेकअप कॉल है, उठाना है, झंझोड़ना है। मगर ऐसे में जो आम जनता है वो आपके साथ कितनी साथ खड़ी है? क्योंकि 1 साल हो गया इस किसान आंदोलन को। एक तरीके से ये जब 5 जून 2020 में आया था, तब से लेकर सितंबर से तेज़ हुआ आंदोलन, नवंबर से बॉर्डर्स पर किसान बैठे, उसके बाद एक लंबा समय हो गया है। जो एक आम जनता है, शहरी जनता है, उनका आपको किस तरह का समर्थन या उनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद जाहिर सी बात है कि उतार चढ़ाव आते हैं और बीच में लोग कहीं ना कहीं दोषारोपण भी कर रहे हैं कि किसान इतने लंबे समय से क्यों बैठे हुए हैं, वो हठधर्मिता पर क्यों आए हुए हैं। हालांकि कुछ लोग इस पर सरकार को भी दोषी ठहरा रहे हैं, मगर मिला जुला एक व्यू पॉइंट है। आप लोगों की समझ में
आम जनता से किस तरह की समर्थन की उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, आम जनता से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और आम जनता ये इस बात समझ रही है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ किसानों की ही नहीं, बल्कि किसानों के साथ-साथ सभी वर्गों की लड़ाई है। आम लोग ये समझ रहे हैं इस बात को कि आप देखिए, अभी सरसों के तेल का क्या हुआ? सरसों का तेल ₹200 प्रति लीटर से भी ऊपर चला गया। लोगों को ये समझ में आ गया है कि यदि ये तीनों काले कानून वापस नहीं हुए, तो आटा भी इसी तरीके से ₹500 किलो बिका करेगा बड़े-बड़े अंबानी अडानी के मॉल्स के अंदर। इसीलिए सभी वर्ग पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो हमारा 8 तारीख वाला कार्यक्रम है, इस 8 तारीख वाले कार्यक्रम में जो ट्रक यूनियंस हैं, बाकी टैक्सी यूनियंस हैं, वो भी हमें पूर्ण सहयोग दे रही हैं। जी। तो अब आपने तेल की बात करी, अगर हम हाल ही में देखें तो जो एक स्टॉक लिमिट जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो प्रस्ताव था, 3 कृषि कानून में से एक ये संशोधन था। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो स्टॉक लिमिट है, उसको हटा दिया जाए एसेंशियल कमोडिटीज़ पर। तो किसानों ने इसका जमकर विरोध किया। वही कारण है कि जनवरी में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको अबेयंस में डाल दिया जब तक कि अगले आदेश आते हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि सरकार ने एक बार यू टर्न लिया है, स्टॉक दालों की जो कीमतें बढ़ रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए। हालाँकि सिर्फ़ 23% ही इज़ाफ़ा हुआ है दालों की कीमतों में, जबकि उस प्रस्ताव में जो कृषि कानून में जो प्रस्ताव है, उसमें 50% अगर कीमतें बढ़ेंगी, तब वो स्टॉक लिमिट लगनी थी। तो अब आपको क्या लगता है ये जो स्थिति आई है सामने कि सरकार ने यू टर्न लिया है स्टॉक लिमिट पर एक स्टॉक पर लिमिट लगा दी है, व्यापारियों की जमाखोरी को लेकर एक लिमिट तय कर दी है, ये एक तार्किक तौर पर किसानों की जीत है, यही बात तो किसान लंबे समय से कह रहे थे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, दालों के मामले में ये चीज़ें साफ़ हो गई, जो हम बात कर रहे थे, कि जिस तरीके से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया इन कानूनों के ज़रिए, तो उससे जमाखोरी, कालाबाज़ारी की छूट मिल जाएगी, ये बात हम बार-बार कह रहे थे। और अब दाल के केस में वो चीज़ सामने भी आ गई, वो चीज़ साबित भी आ गई। इसी कारण गवर्नमेंट को उस पे एक्शन लेना पड़ा। तो ये किसानों की जो बात किसानों की तरफ से जो बात कही जा रही थी, ये उस बात को एक तरीके से सच साबित करता है। और जो सरकार का जो पक्ष था, सरकार जो कह रही थी कि इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यानी सरकार के सभी दावे फर्जी साबित हुए। तो कुल मिला के आपने सही कहा कि तर्कों के आधार पे ये किसानों की एक बड़ी जीत है इस मामले में और सरकार को अब अपने गिरेबान के अंदर और भी ज़्यादा झाँकना चाहिए और ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र जो है वो हठधर्मिता से नहीं चलता। लोकतंत्र बातचीत से चलता है और जब देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा जब ये तीनों काले कानून नहीं चाहता, तो सरकार क्यों जबरदस्ती इनको थोप रही है? हुँ। जब देश का किसान कह रहा है कि हमें एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए, तो सरकार वो क्यों नहीं दे रही है? तो सरकार को अपनी नीति और नीयत दोनों सही करनी चाहिए और देश के अन्नदाता की बात सुन के, देश के अन्नदाता की दोनों माँगें पूरी कर देनी चाहिए। जी। आपने ये भी बोला कि इन नेताओं को ये बेसिकली किसानों के गुस्से और हताशा की अभिव्यक्ति के बारे में शिकायत करने के बजाय किसानों के गुस्से के मूल कारण को समझें। तो जो ये किसानों का जो गुस्से का मूल कारण है, आपको क्या लगता है कि इतने राउंड्स हो गए, इतने लंबे समय से किसान आंदोलनरत हैं, तमाम तरह के मौसम देख लिए, सरकार की तरफ से आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की परेशानी है, वो क्यों नहीं आप लोगों की बातें सुनने को तैयार है? इस पर एक फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो आज ये आंदोलन है, यदि आप अगर इसको मूल में जाएँगे, आप इसको पृष्ठभूमि इसकी चेक करेंगे, तो जब से 1990 के दशक में ग्लोबलाइज़ेशन, लिबरलाइज़ेशन और प्राइवेटाइज़ेशन की जो पॉलिसीज़ आई और जिन पॉलिसीज़ का मेन एजेंडा किसान विरोधी था, खेती-बाड़ी के विरोध में था, तो उसी समय से किसानों की आत्महत्या की दर कई गुना भारत में बढ़ गई। ऑन रिकॉर्ड्स लगभग 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये संख्या लगभग 20 लाख से भी अधिक है। तो जो एक तरीके से मैं इनको आत्महत्या भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये सुनियोजित तरीके से की गई हत्याएँ थी हमारे सिस्टम द्वारा। तो जो एक किसानों में जो एक आक्रोश था, वो आक्रोश लगातार 25 साल से बन रहा था किसानों के अंदर। उसके बाद इस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन उस रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया, ना यूपीए की सरकार द्वारा, ना ही एनडीए की सरकार द्वारा। उसके बाद आपने भी वो बहुत अच्छे से कवर किया था, आरसीईपी की सभी
जो उस समय किसानों के साथ हुआ वो भी आपने कवर किया। जी। कर्ज मुक्ति यदि आप देखें तो यदि कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि पिछले 17 सालों में यदि भारत के किसानों को उचित एमएसपी मिलता, तो भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा मिलने चाहिए थे, जो उन्हें नहीं मिले। किसानों के ऊपर टोटल कर्जा लगभग 8 से 10 लाख करोड़ का है। तो जो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे अंदर गुस्सा बना रही थी। और अब वो ये 2020 में 5 जून 2020 को ये 3 काले कानून ला दिए गए। उसके बाद वो किसानों का जो गुस्सा था, किसानों का गुस्सा वो फूट पड़ा और आज वो आंदोलन के रूप में इतने ऐतिहासिक और विश्व के सबसे बड़े शांतिपूर्ण और एकजुटता वाले आंदोलन के रूप में हमारे सामने है। और पूरी दुनिया, ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया भारत के किसानों को आज सैल्यूट कर रही है और भारत के किसानों की जीत की कामना भी कर रही है। मगर अभिमन्यु जी, सरकार का जो एक नैरेटिव है, लगातार तमाम तरह के ट्वीट सोशल मीडिया पर या जो खबरें आ रही हैं कि रिकॉर्ड खरीद की है सरकार ने, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है, इतना धन, इतनी राशि किसानों के खाते में डाल दी गई है, रकबा बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। एक एक अलग नैरेटिव सामने आता है सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो आम जनता है, जिनका खेती से सीधा वास्ता नहीं है, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है। इसको आप लोग किस तरह से टैकल करेंगे? देखिए, सवाल ये नहीं है कि सरकार ने कितना खरीदा है, सरकार ने खरीद कितनी बढ़ाई, ये सवाल नहीं है। सवाल 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या 100% खरीद एमएसपी पर हुई? और जो एमएसपी मिला वो क्या C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार मिला? यदि हम C2 प्लस 50% फार्मूले की बात करें, तो उसके अनुसार गेहूं का एमएसपी 3,200 रुपए प्रति क्विंटल बनता है, लेकिन दिया कितना जा रहा है? 1970 रुपया, 1975 रुपया प्रति जी। क्विंटल दिया जा रहा है, तो एमएसपी मिल नहीं रहा। और यदि आप देखें कुछ हद तक अगर गेहूं की बात करें, तो हरियाणा, पंजाब में किसानों को एमएसपी मिला है। उसके अलावा यदि हरियाणा, पंजाब में आप अन्य फसलों की बात कर लें, बाजरे की बात कर लें, कपास की बात कर लें, जिसे नरमा और बाड़ी भी बोलते हैं, धान की आप बात कर लें, तो उनका एमएसपी तो हरियाणा और पंजाब में भी उचित नहीं मिलता। आप दूसरे राज्यों में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, वहां पे बिहार की स्थिति तो बिल्कुल बद से बदतर है। जी। 2005 में जब से एपीएमसी मंडियां समाप्त की गई, तो वहां के मक्का के किसान, बिहार के किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो गए और वहां का 4-4 एकड़ का किसान आज दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ये आंकड़ेबाजी से काम नहीं चलेगा। यदि आप, अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। सरकार बार-बार ताल ठोकती है कि उन्होंने एमएसपी बढ़ा दिया। अरे भाई, ये बात हमें समझनी चाहिए कि सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, साल में 2 बार वो अपनी रिपोर्ट देता है। और कितनी भी सरकार पीछे रही हो, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया प्रति क्विंटल हर फसल का रेट बढ़ता ही है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप ये भी तो देखिए कि हर साल महंगाई बढ़ रही है। आपने 20 रुपया एमएसपी बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने डीजल 32 रुपया महंगा कर दिया। आज के दिन बिजली मिल नहीं रही है। हरियाणा में लगभग 80,000 जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो कई साल से पेंडिंग है, उनका पैसा भरवा लिया गया है। बिजली के कनेक्शन भी नहीं दे रहे ट्यूबवेलों के लिए, और डीजल कर दिया 90 रुपए से भी ऊपर। तो जो अभी धान की खेती जो चल रही है, जो भी धान लगाने का कार्य चल रहा है, उसमें जो पानी चाहिए, जो उसमें सिंचाई के लिए, वो पानी कहां से आएगा? बिजली आप नहीं दे रहे, डीजल आपने महंगा कर दिया। आप महंगाई दर आपने कई गुना बढ़ा दी और आप एमएसपी 10 रुपया बढ़ा के कहते हैं कि भाई बहुत विकास हो गया। ये तो वही बात हो गई ना। एक तरफ तो सरकारों ने एमएसपी नहीं दिया और किसानों से 45 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, दूसरी तरफ प्रत्येक किसान को 2-2 हजार का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है और कह रहे हैं 19,000 करोड़ रुपए देके किसानों का भविष्य बदल देंगे। अरे भाई, हमें आपके 19,000 करोड़ नहीं चाहिए, आप हमारे 45 लाख करोड़ दे दो, जो हमारा अधिकार बनता है। हमें और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। तो आम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आंकड़ेबाजी से खेती नहीं होती है। आंकड़ेबाजी से आप लोगों का पेट नहीं भरता है। हम और आप आंकड़े नहीं खाते हैं, हम और आप अन्न खाते हैं। और बड़े दुख की बात ये है, अभी सीएसीपी में देखिए, सीएसीपी के कितने मेंबर होने चाहिए? अभी सीएसीपी में तो मेंबर ही नहीं है, इतने होने चाहिए, पूरी उनकी संख्या ही पूरी नहीं हुई है। तो ये दिखाता है कि सरकार की क्या गंभीरता है। जहां तक मुझे जानकारी, जहां तक मुझे ध्यान है, जो 5 मेंबर होने चाहिए उसमें से मात्र 2 मेंबर हैं। तो सरकार की गंभीरता, सरकार की संजीदगी तो सामने आ जा रही है ना, उसकी तो पोल पट्टी खुल जा रही है। तो ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, आंकड़ेबाजी करती है। आपको ध्यान भी होगा, और मैं इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि पिछले 2-3 सालों में खासकर जो आपके चैनल ने जो प्रयास किए, आपका जो विशेष किसानों पे जो बुलेटिन आता था, उससे बड़ी जागरूकता पूरे देश में हुई है और एक बड़े लेवल पे मास अवेकनिंग भी आई है।
मैं एक ये बड़ी सिंपल सी जो मैं बात कह रहा हूँ, आपने भी इस चीज़ पे कई बार आपने ऐसे विशेष शो किए, चाहे वो आरसीईपी वाला मुद्दा हो या और चीज़ों का फसलों के रेट का मुद्दा हो, कि किस तरीके से आंकड़े सरकार कुछ और दिखाती है, ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। जी, उदाहरण के तौर पे 2016, 2017, 2018 में 3 सालों तक सरकार ने एनसीआरबी ने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश नहीं किए थे बिल्कुल। और सरकार दावा करती थी कि आत्महत्या कम हो गई है। लेकिन हकीकत ये थी जो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज ने जांच की कि किसानों की आत्महत्या कई गुना बढ़ गई थी। और हम तो कहते हैं कि मोदी सरकार जो कहती है ना कि ये किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये किसानों की आय दोगुनी नहीं करेंगे। ये 2022 तक किसानों की आत्महत्या दोगुना करना चाहते हैं। लेकिन हमने भी ये कसम खाई है, हम मोदी सरकार के इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी। तो हम आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, वो भी सच और झूठ क्या है, किस तरह के नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं और जो बारीक परतें हैं, जिन्हें समझने की ज़रूरत है, बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि अब किसान आंदोलन केवल किसानों तक सीमित नहीं रह गया है, काफ़ी लंबे अंतराल से ये चल रहा है, काफ़ी लंबे समय हो चुका है और उसमें जो ये मुद्दे हैं, उनको हर एक को समझने की ज़रूरत है क्योंकि बात आ जाती है आपकी थाली के मुद्दों पर और आपकी थाली के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, अन्नदाता के मुद्दे हैं, तो वो आपके दिल के भी करीब होने चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी हमसे इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप